दोस्तों कैसे हैं, सभी आपका स्वागत है आज के जो स्टडी इंस्टीट्यूट में। दोस्तों हम पिछले क्लास में महाभियोग समझ लिए थे, राष्ट्रपति का महाभियोग अच्छे से समझ लिए थे। एक आपको ट्रिक बताए थे, पकानी काको द्वियोदशम। क्या था ट्रिक? पकानी कोका द्वियोदशम। ये आपको ट्रिक बताए थे राष्ट्रपति को याद करने का सही तरीका, यानी ट्रिक बताए थे कि शॉर्टकट में आप कैसे इसको याद कर सकते हैं। तो एक बार इसको आपको रिवीजन करा देते हैं। प से क्या होता है? राष्ट्रपति का पद। यह किस अनुच्छेद में था? अनुच्छेद 52। किस अनुच्छेद में था? अनुच्छेद 52। का से क्या होता है? कार्यपालिका। क्या होता है? कार्यपालिका। ये किस अनुच्छेद में था? अनुच्छेद 53। इसको भी आपको अच्छे से समझा दिए हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन, नि से क्या होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन। क्या होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन। ये किस अनुच्छेद में था? अनुच्छेद 54। किसमें है? अनुच्छेद 54। आगे समझते हैं। को से क्या होता है? राष्ट्रपति का कोटा। क्या होता है? राष्ट्रपति का कोटा। ये किस अनुच्छेद में था? अनुच्छेद 55। किसमें था? अनुच्छेद 55। इससे क्या होता है? कार्यकाल। राष्ट्रपति का से राष्ट्रपति का कार्यकाल। क्या है? राष्ट्रपति का कार्यकाल। ये किस अनुच्छेद में था? 56। किस अनुच्छेद में था? अनुच्छेद 56। दो से क्या होता है? दो से होता है दोबारा निर्वाचन। क्या होता है? दोबारा निर्वाचन। दोबारा निर्वाचन। ये किस अनुच्छेद में था? ये 56 में थे। किस में था? 57। किस में होगा? अनुच्छेद 57 में। इसमें क्या था? राष्ट्रपति की योग्यता। क्या थी? राष्ट्रपति की योग्यता। यह किस अनुच्छेद में था? अनुच्छेद 58। किस में होगा? अनुच्छेद 58। इसमें क्या था? राष्ट्रपति की दशा। क्या था? राष्ट्रपति का दशा। यह किस अनुच्छेद में था? अनुच्छेद 59। किस में होगा? अनुच्छेद 59। इसमें क्या है? राष्ट्रपति का शपथ। क्या होगा? राष्ट्रपति का शपथ। ये किस अनुच्छेद में होगा? 60। अनुच्छेद 60। और इसमें क्या होगा? राष्ट्रपति पर महाभियोग। क्या होगा? महाभियोग। महाभियोग राष्ट्रपति पर कैसे लगेगा, इसको हम अच्छे से आपको पिछले क्लास में अच्छे से समझा दिए। यह किस अनुच्छेद में होगा? 61 में। राष्ट्रपति पर किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? 61 के तहत। इतना आप समझ गए? तो आगे समझते हैं। इतना तो आप लोग अच्छे से पिछले क्लास में समझ गए होंगे। देखिए, और राष्ट्रपति से कुछ रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ें हैं, उनसे समझ लेते हैं कि राष्ट्रपति से कुछ रिलेटेड बेसिक चीज़ से क्वेश्चन बन जाता है। कभी कभी लड़के उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आपने इसको पढ़ाया नहीं, तो उसको भी देख लीजिए। देखिए वो क्या है बेसिक चीज़। देखिए, जो राष्ट्रपति भवन है, राष्ट्रपति भवन, वो कहाँ पे है? दिल्ली में। कहाँ पे है राष्ट्रपति भवन? दिल्ली में। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ देगा कि राष्ट्रपति भवन कहाँ स्थित है, तो दिल्ली में। ये सिंपल सी चीज़ है। आगे समझते हैं। जो राष्ट्रपति भवन है, वहाँ से एक रास्ता गया है। क्या गया है? रास्ता। राष्ट्रपति भवन के ठीक सामने से एक रास्ता गया है, जिसका नाम है राजपथ। क्या नाम है उस रास्ता का? राजपथ। क्या नाम है? राजपथ। राजपथ ये रास्ता कहाँ तक गया है? जो रास्ता है राष्ट्रपति भवन के सामने जो रास्ता गया है राजपथ, वो कहाँ तक गया है? इंडिया गेट तक। कहाँ तक गया है? इंडिया गेट। कहाँ तक गया है? इंडिया गेट तक गया है। जो इंडिया गेट है ये किस लिए बनाया गया है? तो जो फर्स्ट वार हुआ था, जो फर्स्ट वार में सैनिक शहीद हुए थे, उन्हीं के याद में ये इंडिया गेट बनाया गया है। किसके याद में बनाया गया है? फर्स्ट वार में जो सैनिक शहीद हुए थे, उन्हीं के याद में इंडिया गेट बनाया गया है। इतना आप समझ गए? अब दूसरी चीज़ समझिए। जो राष्ट्रपति के भवन है, उसके पीछे एक गार्डन है, बहुत बड़ा सा गार्डन है, जिसका नाम है मुगल गार्डन। क्या नाम है? मुगल गार्डन। क्या नाम है? मुगल गार्डन। ये बहुत बड़ा सा गार्डन है, राष्ट्रपति भवन के ठीक पीछे है। इसमें इस गार्डन में 1200 से ज़्यादा अलग अलग कैटेगरी के क्या हैं? फूल लगे हुए हैं। कैसे लगे हैं? 1200 से ज़्यादा अलग अलग कैटेगरी के फूल लगे हैं। जैसे समझिए, अलग कैटेगरी का मतलब क्या करना चाहते हैं हम
जैसे चमेली का फूल हो गया, कनैला का फूल हो गया, गुलाब का फूल हो गया, गेंदा का फूल हो गया, पीला गेंदा का फूल हो गया। ऐसे ऐसे फूलों के अलग अलग 1200 से ज़्यादा कैटेगरी क्या लगे हैं, फूल लगे हैं। ये बहुत बड़ा सा गार्डन है मुगल गार्डन। इतना आप समझ गए। तीसरी चीज़ समझिए, तीसरी जो चीज़ है, राष्ट्रपति भवन में 340 कमरे हैं। कितने हैं? 340 कमरे। आप नॉर्मली देखे होंगे कि नॉर्मली फैमिली के रूम में कितने कमरे होते हैं? 9, 10 या 12 कमरे, इतने, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के भवन में कितने कमरे हैं? 340 कमरे। तो आप खुद सोच सकते हैं कि राष्ट्रपति के भवन में 340 कमरे, कोई छोटा मोटा तो भवन होगा नहीं, बहुत बड़ा भवन है। तो 340 कमरे हैं, इसमें अकेली अपनी फैमिली लेकर द्रौपदी मुर्मू जी रहते हैं। इतना आप समझ गए। आगे समझिए, जो ये मुगल गार्डन है, जो मुगल गार्डन है, राष्ट्रपति भवन है, इसका कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही पूछ देता है कि राष्ट्रपति भवन, संसद, मुगल गार्डन का जो डिजाइनिंग किसने किया है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ देता है। तो डिजाइनिंग किसने किया है? एडविन। किसने किया है? एडविन लुटियंस। एडविन लुटियंस ने किया। इसका एक हेल्पर था, एडविन लुटियंस का एक हेल्पर था जिसका नाम है, इस हेल्पर का क्या नाम है? बेकर्ड। क्या नाम है? बेकर्ड। इतना आप समझ गए। तो राष्ट्रपति कुछ बेसिक चीज़ें थी, यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। इतना आप समझ गए। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे समझते हैं। आप अनुच्छेद 61 आपको बता दिए थे, उसमें क्या था? राष्ट्रपति का महाभियोग कैसे लगाया जाता है, इसको भी आप समझ गए थे अच्छे से। और समझते हैं अनुच्छेद 62। अनुच्छेद 62, इसमें क्या है? इसमें है राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाना। राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाना। इसमें किस चीज़ की चर्चा है? राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाना। जो राष्ट्रपति का पद है वो कभी कभी क्या होता है? रिक्त होता है, खाली हो जाता है। तो खाली, जब राष्ट्रपति खाली हो जाता है तो उसका कहा गया है संविधान में, इस आर्टिकल में कहा गया है कि जब भी राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा तो उसको 6 मंथ के अंदर, कितने? 6 मंथ या 6 महीने के अंदर दोबारा या पुनः निर्वाचन होगा। क्या होगा? पुनः निर्वाचन। क्या होगा? पुनः निर्वाचन होगा। इतना आप समझिए। कितने महीने के अंदर होगा? 6 मंथ या 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का दोबारा या पुनः निर्वाचन होगा। अब आगे समझते हैं। देखिए, जो राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है, जो खाली होता है, वो किन किन कंडीशन में खाली होता है, किन किन परिस्थितियों में खाली होता है, वो बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं। तो 4-5 कंडीशन है, जैसे समझिए। पहला है राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो गया हो, तो अब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है। दूसरा है राष्ट्रपति का महाभियोग। क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग। जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लग जाता है तब इनका पद रिक्त खाली हो जाता है। तीसरी चीज है राष्ट्रपति का अवैध रूप से इलेक्शन हुआ हो, इलेक्शन या चुनाव हुआ हो, राष्ट्रपति का गलत ढंग से या अवैध रूप से इलेक्शन या चुनाव हुआ, तब भी राष्ट्रपति का स्थान खाली कर दिया जाता है दोबारा इलेक्शन के लिए। इतना समझ गए। चौथी चीज क्या है? राष्ट्रपति का कार्यकाल के अंदर ही अगर मृत्यु हो जाती है तब भी क्या होता है? राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है। पांचवा क्या है? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे दें। किसी बात पर राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे देंगे तभी तो उनका पद खाली हो जाएगा। तो ये 5 कंडीशन है जो कि राष्ट्रपति का पद क्या होता है? खाली होता है। पहला क्या है? राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो जाता है तब खाली हो जाता है।
दूसरा राष्ट्रपति पर महाभियोग लग जाता है तब खाली हो जाता है। तीसरा जो राष्ट्रपति का अवैध रूप से इलेक्शन हुआ, चुनाव हुआ, तब खाली हो जाता है। चौथा है राष्ट्रपति का मृत्यु हो जाए, बीच में कार्यकाल पूर्ण न हुआ हो और बीच में 3 साल के बाद उनकी मृत्यु हो जाए, तब भी राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है। चौथा है राष्ट्रपति का त्याग पत्र, मतलब राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे देंगे फिर भी क्या होगा, उनका पद या खाली हो जाएगा। इतना आप समझ गए। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे इधर साइड में देखिए, जो पहला है राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो, कार्यकाल अगर समाप्त हो जाता है, जैसे रामनाथ कोविंद थे, उनका कार्यकाल 2022 में समाप्त हो गया कि नहीं हो गया, उनका कार्यकाल 2020 या 2021 या 22 में समाप्त हो गया लगभग। तो जो उनका कार्यकाल समाप्त हुआ था तो क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति का जब भी कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो उनका पुनः निर्वाचन के लिए कितने महीने के अंदर इलेक्शन हो जाना चाहिए, 6 महीने के अंदर इलेक्शन हो जाना चाहिए। तो जो 6 महीने के अंदर इलेक्शन होगा तो उसका राष्ट्रपति का पद संभालने के लिए कोई रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, रहना चाहिए। तो कौन रहेंगे, रामनाथ कोविंद जी। उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है फिर भी 2-3 महीने तक अपने वो राष्ट्रपति पद पे संभाले रहेंगे, जब तक कि नए राष्ट्रपति अपना शपथ ग्रहण कर वो राष्ट्रपति के पद नहीं संभाल लेते हैं, तब तक वो रामनाथ कोविंद जी संभाले रहेंगे। इतना आप समझ गए। अब देखिए, पहला ये चीज़ है। दूसरी क्या चीज़ है, राष्ट्रपति का महाभियोग या राष्ट्रपति अवैध ढंग से इलेक्शन हुआ हो या राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या राष्ट्रपति की त्याग पत्र दे दें। ऐसे 4 कंडीशन में, ऐसे 4 परिस्थिति में राष्ट्रपति का जब पद खाली हो जाता है तो किसे नियुक्त किया जाएगा। जैसे आप जानते होंगे कि राष्ट्रपति का पद बहुत बड़ा पद है, हमारे देश का सबसे ऊंचा पद किसका पद है, राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति का पद 1 मिनट के लिए भी खाली नहीं किया जा सकता। वह क्यों नहीं खाली किया जाता है, इसको समझ लीजिए पहले। देखिए, हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो थल सेना, वायु सेना और जल सेना, ये तीनों सेनाओं के क्या हैं, प्रमुख हैं। कौन है, राष्ट्रपति। इन तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं राष्ट्रपति। इन्हीं के आदेश से युद्ध शुरू होता है, इन्हीं के आदेश से युद्ध रुकता भी है। इतना आप समझ गए। तो इसलिए इनका पद खाली 1 मिनट के भी नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि राष्ट्रपति मंत्री या बड़े बड़े जितने भी अधिकारी होते हैं उन सब की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति। यहाँ तक कि राष्ट्रपति जो हैं, हमारा जैसे हम विदेश चले गए तो हमारी जिम्मेदारी कौन लेते हैं, राष्ट्रपति। पासपोर्ट पर जो सिग्नेचर होता है किसका होता है, राष्ट्रपति का। किसका होता है, राष्ट्रपति का। जितने भी हमारे देश के नागरिक हैं अगर वो विदेश में जाते हैं तो जो विदेश में जाते हैं नागरिक, उनकी जिम्मेदारी कौन लेता है, राष्ट्रपति। कौन लेते हैं, राष्ट्रपति। तो इतना उनका पद इतना बड़ा है, वो इतनी जिम्मेदारियां संभालते हैं, इसलिए उनका पद 1 मिनट के लिए भी खाली नहीं किया जा सकता। इतना आप समझ गए। तो कहा गया है कि ऐसे 4 स्थिति में अगर उनका पद खाली हो जाए तो इनके पद पर कौन आएंगे, उपराष्ट्रपति। कौन आएंगे, उपराष्ट्रपति। अगर मान लीजिए ये भी नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि राष्ट्रपति का पद खाली नहीं किया जा सकता। अगर ये भी नहीं रहेंगे तो कौन आएंगे, सीजीआई। सीजीआई कौन होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो सुप्रीम कोर्ट को हेड सीजीआई होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनको कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सीजीआई आएंगे किसको, पद को संभालने के लिए, राष्ट्रपति के पद को संभालने के लिए। अगर मान लीजिए ये भी बाय चांस न रहें तो कौन आएंगे, जो सुप्रीम कोर्ट में 33 जज बैठे हैं उसमें से सबसे जो सीनियर जज होगा वो आएगा। बाय चांस वो भी नहीं रहे तो जो 33 जजों में से जो उनके नीचे रहेगा वो आ जाएंगे। कोई ना कोई राष्ट्रपति का पद संभाल लेगा, क्योंकि राष्ट्रपति का पद इतना भारी, इतना ऊंचा होता है कि उनके पद 1 मिनट के लिए भी खाली नहीं किया जा सकता। आपको बताएं क्यों नहीं खाली किया जा सकता, क्योंकि वो तीनों सेनाओं क्या हैं, प्रमुख हैं। इतना आप समझ गए। चलिए आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब समझते हैं आगे राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति की कुछ विशेष शक्तियां हैं, उसको देख लेते हैं। पहली जो शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति। कौन शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति। राष्ट्रपति की शक्तियां देख लेते हैं आप। राष्ट्रपति का शक्ति,
प्रेसिडेंट पावर, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, प्रेसिडेंट पावर। राष्ट्रपति के कुछ विशेष शक्तियां हैं। पहली जो शक्ति है कौन है, पहली जो शक्ति है कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति। इसको समझिए, कार्यपालिका शक्ति में क्या है, कार्यपालिका का मतलब होता है काम करने वाला। क्या होता है कार्यपालिका का मतलब, काम करने वाला। जैसे कार्यपालिका का मतलब क्या होता है, काम करने वाला। अब काम करने में कौन कौन आ जाएंगे, जैसे सरकारी कर्मचारी हैं, क्या है, सरकारी कर्मचारी। सरकारी कर्मचारी जितने भी वो क्या हैं, कार्यपालिका के अंतर्गत आ जाते हैं। जो मंत्री होते हैं, मंत्री भी किसके अंतर्गत आ जाते हैं, कार्यपालिका के अंतर्गत आ जाते हैं। अब सरकारी कर्मचारी में कौन कौन आएंगे, जैसे बड़े बड़े अधिकारी हो गए, IAS, IPS, जैसे लेखपाल भी हो गया, MRO हो जाएगा, ARO हो जाएगा। ये सब किस में आएंगे, कर्मचारी में आएंगे। कारण यहाँ तक कि चपरासी जितने भी होते हैं, चपरासी कर्मचारी या सफाई कर्मी जितने भी होते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं, सरकारी कर्मचारी के अंतर्गत आते हैं। उन सभी की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति। और जैसे में ऐसा नहीं है कि कर्मचारी से चपरासी हो गया, कोई सफाई कर्मी, इन सभी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति हो जाए। भाई कोई तो लेवल होना चाहिए कि नहीं राष्ट्रपति का। अब उतना छोटा पद है, वो राष्ट्रपति आकर नियुक्त करते, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं है कि छोटे छोटे पद को आकर नियुक्ति करें। तो वो राष्ट्रपति इन सब पदों के लिए एक अपना अधिकारी नियुक्त कर चुके हैं, जो इन छोटे छोटे पदों को नियुक्त करता है। इतना समझ गए हैं। अब राष्ट्रपति किस किस पदों की नियुक्ति करते हैं उसको देख लीजिए। जैसे राष्ट्रपति किसको नियुक्ति करते हैं, पहला CGI की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति। दूसरे हो गए प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति। क्वेश्चन पूछा गया SSC में कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। CGI की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। CAG की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। कौन करते हैं, राष्ट्रपति। जितने भी हमारे बड़े अधिकारी, जो सरकारी कर्मचारी हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, उन सभी की नियुक्ति भी कौन करते हैं, राष्ट्रपति। जैसे देख लीजिए IAS, IPS, IFS, इंडियन फॉरेन सर्विस, IFS, IRS, इन अलग कई भी हैं UPSC में जो कंडक्ट कराते हैं एग्जाम, बड़े बड़े लेवलों के अधिकारियों की। उन सभी की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति। जब ये UPSC क्लियर करके राष्ट्रपति भवन में जाकर भाषण देते हैं, तो वहीं से राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं कि कौन से अधिकारी का, कौन से कर्मचारी का कहाँ से कहाँ ड्यूटी लगेगी। इतना आप समझ गए। जैसे मान लीजिए कोई IAS है, उसका ड्यूटी कहाँ लगेगी, कौन निर्धारित करेगा, राष्ट्रपति। इतना आप समझ गए। कभी कभी देखते होंगे आप स्टेट में क्या होता है, मान लीजिए कोई राष्ट्रपति जो है वो किसी व्यक्ति के IAS नियुक्त किए हैं बिहार में, चाहे यूपी में, मान लीजिए यूपी में राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति, और वह यूपी में एक व्यक्ति को नियुक्त किए हैं, वो व्यक्ति IAS के पद पर है। इतना आप समझ गए। अब मान लीजिए यूपी में है, यूपी में नियुक्त किए, तो यूपी के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ। मान लीजिए योगी आदित्यनाथ उस व्यक्ति से गुस्सा होकर उसको क्या कर सकते हैं, सस्पेंड। क्या कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं। तो क्या योगी आदित्यनाथ उसको टर्मिनेट कर सकते हैं। टर्मिनेट का मतलब होता है नौकरी से निकाल देना। क्या होना, नौकरी से पूरी तरह से निकाल देना। और सस्पेंड का मतलब होता है कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक उसको निकाले रखना, फिर अपने ड्यूटी पर ज्वाइन हो सकता है। तो क्या टर्मिनेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। टर्मिनेट वही व्यक्ति कर सकता है जो नियुक्ति किया हो। तो नियुक्ति कौन किए रहेंगे, राष्ट्रपति। टर्मिनेट भी कौन करेंगे, राष्ट्रपति। और मान लीजिए यूपी में गलत काम कर दिया या अच्छा काम कर दिया कोई, इसे तो मान लीजिए योगी आदित्यनाथ इसको क्या कर सकते हैं, वो सिर्फ सस्पेंड कर सकते हैं 2, 4, 5 महीनों के लिए, लेकिन टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं। टर्मिनेट कौन करेगा, राष्ट्रपति। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। इतना आप समझ गए। चलिए अब आगे समझते हैं। देखिए, चलिए एक बार वो इतना समझ गए। पहला क्या था शक्ति इसका। दूसरी शक्ति समझ लीजिए। जो दूसरी शक्ति है शिक्षा से रिलेटेड शक्ति है। कौन सी है, शिक्षा से रिलेटेड। शिक्षा से रिलेटेड
शिक्षा शक्ति, राष्ट्रपति का शिक्षा शक्ति। इसको समझिए, शिक्षा से रिलेटेड शक्ति कैसी है इनकी। जैसे राष्ट्रपति जो होते हैं वो सभी जितने भी हमारे भारत में सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, कैसा है, जितने यहाँ भारत में कौन है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उन सभी के चांसलर, चांसलर, चांसलर का मतलब होता है कुलाधिपति, कुलाधिपति। चांसलर कौन होते हैं, राष्ट्रपति। कौन होते हैं, राष्ट्रपति। जितने भी हमारे भारत के यूनिवर्सिटी हैं उन सभी के चांसलर कुलाधिपति कौन होते हैं, राष्ट्रपति। इनके एक नीचे और एक पोस्ट है जिसका नाम है वाइस चांसलर। क्या है, इनके एक नीचे है जिनका नाम पद है क्या, वाइस चांसलर। क्या है, वाइस चांसलर। इसको कहते हैं कुलपति। क्या कहते हैं, कुलपति। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में दो लोग रहते हैं, पहला चांसलर जो राष्ट्रपति होते हैं और दूसरे जो होते हैं वाइस चांसलर जो उनको कुलपति कहा जाता है। इतना आप समझ गए। तो जैसे आप समझिए जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, भारत में तो एक यूनिवर्सिटी है नहीं सेंट्रल, अनेक यूनिवर्सिटियां हैं। तो सभी यूनिवर्सिटियों की जो चांसलर होंगे कौन होंगे, राष्ट्रपति। लेकिन सभी यूनिवर्सिटियों की चांसलर वाइस चांसलर जो होते हैं कुलपति वो नहीं होते हैं। अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटियों का अलग अलग वाइस चांसलर होते हैं, लेकिन जो चांसलर होते हैं वो सिर्फ एक ही होते हैं, वो कौन होते हैं, राष्ट्रपति। इस पॉइंट को आप याद रखिए। इतना आप समझ गए। जो ये चांसलर है, वाइस चांसलर, ये अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अलग अलग चांसलर होते हैं जिनको कुलपति कहा जाता है। अब आगे समझते हैं। इसी तरह भी सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी में होता है। जो स्टेट यूनिवर्सिटी का चांसलर होता है वो राज्यपाल होते हैं, उसके नीचे भी वाइस चांसलर होते हैं। सेम ये तो भाग 6 में है, वो वहाँ पर चर्चा करेंगे। इतना समझ गए। अब समझते हैं हम। देखिए एक चीज़ है कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, वहाँ का जो चांसलर है वो है उपराष्ट्रपति। कौन है, उपराष्ट्रपति। यह एक संशोधन करके लाया गया था कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के चांसलर होंगे वो कौन होंगे, उपराष्ट्रपति। बाकी सब जितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं उनके चांसलर कौन होंगे, राष्ट्रपति। एक चीज़ है कि जो भी राष्ट्रपति हैं, मान लीजिए राष्ट्रपति चांसलर हैं, मान लीजिए कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसमें एक कोई लड़का बहुत टॉप कर गया और उसको गोल्ड मेडलिस्ट अवार्ड दिया जाएगा, तो कौन देंगे, राष्ट्रपति। वाइस चांसलर नहीं देंगे। इतना आप समझ गए। कौन देंगे, राष्ट्रपति। लेकिन ये छोटी मोटी परीक्षा की चीज़ें ये सब राष्ट्रपति नहीं देखेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति का पद तो बहुत बड़ा होता है, इनको अनेक काम देखना होता है। तो आप बताएं कितना इनका काम होगा। तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होते हैं, हम विदेश जाते हैं तो हमारी जिम्मेदारी वही लेते हैं। वो कोई भी नियम बनता है तो उसको सिग्नेचर कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। तो उनका अनेक काम है, एक ही काम नहीं है। इसलिए कहा गया है कि जितनी भी जिम्मेदारियां होंगी किसके पास होगी, वाइस चांसलर के पास होगी, वही सेंट्रल यूनिवर्सिटी को संभालेगा। बाकी सिग्नेचर विग्नेचर कहीं काम लगेगी तो वो राष्ट्रपति कर देंगे। इतना आप समझ गए। लेकिन गोल्ड में जैसे कोई लड़का बहुत टॉप कर गया सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तो उसको गोल्ड मेडलिस्ट दिया जाएगा, अवार्ड दिया जाएगा, किसके द्वारा दिया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाएगा। इतना आप समझ गए। चलिए आगे समझते हैं। देखिए आपको बहुत लड़के ये सब कह रहे थे कि सर आप संशोधन नहीं पढ़ा रहे हैं। संशोधन आपको बता दें, संशोधन जो है उसको हम एक ही स्थान पे एक ही लेक्चर में आपको बताएंगे। जैसे संशोधन 1 में क्या, संशोधन 2 में क्या हुआ, कौन सा संशोधन कब किया गया, इसको एक ही लेक्चर यानी एक ही क्लास में आपको अच्छे से समझा देंगे। और जितने अनुसूचियाँ हैं उसको भी एक ही क्लास में समझा देंगे। इतना आप समझ गए। प्रस्तावना भी छोड़े हैं। और संविधान सभा के पहले जो एक्ट थी, जैसे रोलेट एक्ट, वो सभी की जो एक्ट होगी उसको भी हम क्या करेंगे, जब 395 अनुच्छेद अच्छे से पढ़ लेंगे उसके बाद हम एक एक कानून अच्छे से, जो ब्रिटिश कानून बनाए थे उस कानून को अच्छे से हम लोग अध्ययन करेंगे। इतना समझ जाए। कोई भी टॉपिक आप लोगों का कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा बाबू, इतना समझ लीजिए। चलिए आगे समझते हैं। दूसरी शिक्षा कौन थी, शिक्षा की शक्ति, राष्ट्रपति की शिक्षा की शक्ति आपको बता दें इसको। तीसरी जो है वह है विवेकाधिकार। विवेकाधिकार कौन सी है,
विवेकाधिकार शक्ति। राष्ट्रपति की एक और शक्ति है जिसका नाम है विवेकाधिकार शक्ति। इसमें क्या होता है, इस पॉइंट को बहुत याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए इसमें क्या होता है विवेकाधिकार में, इसमें कहा है कि राष्ट्रपति अपने विवेक यानी बुद्धि, अपने दिमाग से कोई भी निर्णय लेते हैं, अपने शक्ति से निर्णय लेते हैं, किसी के दबाव में नहीं रहते हैं। जैसे कभी कभी देखते होंगे कि राष्ट्रपति किसके दबाव में रहते हैं, संसद के कभी कभी दबाव में रहते हैं, क्योंकि संसद, राष्ट्रपति को भी डर लगता है कि संसद अब महाभियोग हमको लगा सकती है, दोनों सदनों से पारित कर देगी। जैसे लोकसभा राज्यसभा से महाभियोग पारित हो गया तो राष्ट्रपति अपने पद से हट जाएंगे। तो राष्ट्रपति को भी डर लगता है। किसके दबाव के अंतर्गत रहते हैं राष्ट्रपति, तो मंत्रिमंडल के अंतर्गत रहते हैं, दबाव में रहते हैं। लेकिन जो विवेकाधिकार है, यहाँ पे राष्ट्रपति अपने निर्णय लेते हैं, अपने दिमाग से निर्णय लेते हैं, अपने बुद्धि से निर्णय लेते हैं। कैसा, जैसे समझिए, जैसे लोकसभा में चुनाव होता है, देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए किस में रहना चाहिए, लोकसभा में रहना चाहिए। तो लोकसभा का जब चुनाव होता है तो कभी कभी आप देखते होंगे वो लोकसभा त्रिशंकु हो जाता है। क्या होता है, त्रिशंकु होता है। त्रिशंकु क्या होता है उसको आप अच्छे से समझिए। जैसे मान लीजिए क्या है, संसद, क्या है, संसद। इसमें दो भाग हैं, पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। इस लोकसभा में कितने सीटें हैं, 545 सीटें। इसमें कितने सीटें हैं, 245 सीटें। तो इसको छोड़ दीजिए, हम लोकसभा समझते हैं। देखिए जो लोकसभा है इसमें कितने सीटें हैं, 545। इसी में प्रधानमंत्री बनते हैं लोग। इसी में से कोई एक प्रधानमंत्री बनता है जिसकी सरकार की बहुमत हो, जिसका सरकार 273 सीटों से आगे हो। तो देखिए अगर आपको सरकार बनाना है लोकसभा में, आपको प्रधानमंत्री बनना है, जैसे 4 पार्टी हैं, कोई ए पार्टी है, कोई बी पार्टी है, कोई सी पार्टी है, कोई डी पार्टी है, और लोकसभा में कितने सीटें हैं, 545 सीटें हैं। तो मान लीजिए ए को मिल गया 200 सीटें, बी को मिल गया 200 सीटें, सी को मिल गया 100 सीटें, और डी को मिल गया मान लीजिए 45 सीटें। कितना मिल जाए, 45 सीटें। तो कितना हो गया, 545 हो गया, आराम से हो गया। तो ए बी सी डी ये 4 पार्टी हैं जो प्रधानमंत्री के इलेक्शन में खड़े हुए हैं कि हम प्रधानमंत्री हमारे पार्टी का बनेगा। इतना आप समझ गए। तो मान लीजिए कहा गया है कि आपकी सरकार, आप प्रधानमंत्री, संविधान में कहा गया है कि आपकी सरकार या आपके प्रधानमंत्री तभी आप बन सकते हैं जब आपके पास 273 सीट हो। कितना हो, 273 क्या हो, सीट हो, तभी आपकी सरकार बन सकती है, आपकी सत्ता आ सकती है। इतना आप समझ गए। तो इसके क्या इस पार्टियों के पास कोई 200 सीट है, 273 सीट है, नहीं है, नहीं है। तो इसी परिस्थिति को कहते हैं त्रिशंकु हो जाना। क्या कहते हैं, त्रिशंकु हो जाना। क्योंकि लोकसभा में इलेक्शन हुआ लेकिन कोई भी पार्टी 273 सीटों से आगे नहीं, जिसकी सरकार नहीं बन पाई। इसी चीज़ को कहते हैं त्रिशंकु हो जाना। क्या कहते हैं, इसी परिस्थिति को कहते हैं त्रिशंकु हो जाना। इतना आप समझ गए। तब अब यहाँ पर राष्ट्रपति अपने विवेक से काम लेंगे। कैसे काम लेंगे उसको समझिए। मान लीजिए राष्ट्रपति का बहुत लगाव है बी से। किससे लगाव है, बी से। तो बी को बुलाएंगे कि आप आइए, उसके पार्टी के सदस्य को, जो मुख्य सदस्य होता है उसको बुलाएंगे और कहेंगे मैं आपको 30 दिन का क्या बनाता हूँ, प्रधानमंत्री। क्या बनाता हूँ, प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति के अधिकारियों को 30 दिन के लिए प्रधानमंत्री बना सकते हैं। ये कहेंगे राष्ट्रपति कि मैं आपको 30 दिन का प्रधानमंत्री बनाता हूँ, आप मुझे 273 सीट दिखा दीजिए, साबित करके दिखा दीजिए। आपको हम पूर्ण रूप से 5 वर्ष के लिए आप पूर्ण रूप से क्या बना देंगे, प्रधानमंत्री बना देंगे। इतना आप समझ गए। मान लीजिए इसके पास कितने सीटें हैं, 200 सीटें हैं। चाहिए कितना प्रधानमंत्री के लिए, अपनी सरकार बनाने के लिए, 273 सीट। कितनी चाहिए सीट, 73 सीट चाहिए उस व्यक्ति को। इसके पास नहीं है। इस कितना समझ गए, कितने सीट नहीं है इसके पास, 73 सीट नहीं है। तो ये राष्ट्रपति बुलाएंगे, इनसे बहुत लगाव है तो बुलाएंगे कि आप आइए, आपको 30 दिन का प्रधानमंत्री बनाते हैं और 30 दिन में हमको 273 सीट साबित करके दिखा दीजिए। आपको हम पूर्ण रूप से क्या बना देंगे, प्रधानमंत्री बना देंगे, आपको शपथ दिला देंगे। इतना आप समझ गए। तब ये बी जो कहेगा किससे जाएगा, सी से जाएगा या ए से कहेगा। दोनों से किसी एक कहेगा
कि आप मुझसे क्या कर लीजिए, गठबंधन। क्या कर लीजिए, गठबंधन। गठबंधन इसी स्थिति में होता है जब कोई भी पार्टी का त्रिशंकु हो जाता है तो वहीं पर गठबंधन किया जाता है। तो ये कहेंगे कि आप मुझसे गठबंधन कर दीजिए। मान लीजिए सी से बी जो है बी प्लस सी, बी और सी गठबंधन कर लिए तो कितने सीटें हो गए उसके पास, 300 सीटें। तो आपको कहा गया है कि जो सरकार बनाने के लिए कितने चाहिए, 273 सीटें। और इसके पास कितने हो गए, 300 सीटें। तो क्या इसकी सरकार बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, आसानी से बन जाएगी। तो इसीलिए क्या कहते हैं, गठबंधन। क्या करते हैं लोग, गठबंधन करते हैं। मान लीजिए ये लोग गठबंधन कर 300 सीटें ला दिए, 300 सीटें ला दिए, कौन, बी प्लस सी। तब तो इनकी सरकार बन जाएगी, क्या हो जाएगी, बन जाएगी। लेकिन 30 दिन से ज़्यादा हो गया और ये 273 सीट साबित नहीं कर पाई कोई भी पार्टी, तो क्या होगा आगे। तो राष्ट्रपति हैं वो कहेंगे या तो दूसरे को चांस देंगे, ए को चांस देंगे, नहीं तो सी को चांस देंगे, नहीं तो चुनाव आयोग से कहकर दोबारा इलेक्शन करा देंगे। क्या कर देंगे, दोबारा इलेक्शन करा देंगे। इतना आप समझ गए कि त्रिशंकु क्या होता है, राष्ट्रपति का विवेकाधिकार क्या होता है। आप इतना समझ गए अच्छे से। देखिए गठबंधन में ही घोटाले होते हैं। क्या होता है, गठबंधन में ही घोटाले होते हैं। अब कैसे घोटाले होते हैं, जैसे समझ लीजिए, मान लीजिए बी से गठबंधन कर ली, बी से सी गठबंधन कर लिया। तो ये सी कहेगा कि आपसे मैं गठबंधन करूंगा तो मुझे भी कुछ लाभ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो कहेगा बी की सीख है, आपको हम गृह मंत्रालय बना देंगे, आपको कपड़ा मंत्रालय दे देंगे, आपको रेल मंत्रालय बना देंगे, शिक्षा मंत्रालय दे देंगे आपको। मान लीजिए मंत्रालय ले लिया, उद्योग मंत्रालय दे देंगे। मान लीजिए उद्योग मंत्रालय ले लिया और ये 100 करोड़ का घोटाला कर दिया, जो उद्योग मंत्री है वो 100 करोड़ का घोटाला कर दिया। अब मान लीजिए बी वाला पूछेगा 100 करोड़ कहाँ गया, तो ये कहेगा वो हम नहीं, मान लीजिए नहीं दे पा रहा है 100 करोड़ का हिसाब। तो ये डायरेक्ट इनको कहेगा क्या कि आप मुझे ज़्यादा परेशान मत कीजिए, तो आपसे पार्टी से हम गठबंधन तोड़ देंगे। और जब ये गठबंधन तोड़ देंगे तो इनकी पार्टी कितनी सदस्य हैं, 200 सदस्य हैं। गठबंधन तोड़ जाए तो इनकी सरकार तुरंत गिर जाएगी। तो विपक्षी दल वाले तुरंत उसका लाभ उठा के अपनी सरकार बना सकते हैं। इतना समझ गए। तो इसलिए बी डरा रहता है और बी डरा रहता है कि कहीं गठबंधन ना टूट जाए, इसलिए घोटाले यहाँ पर ज़्यादा हो जाते हैं। इतना आप समझ गए। घोटाले कब किए जाते हैं, जब गठबंधन की सरकार होती है। तो सबसे ज़्यादा घोटाले गठबंधन की सरकार में ही होती है। चलिए आगे समझते हैं। चौथा जो है राष्ट्रपति का, जो चौथा है वो है विशेषाधिकार शक्ति। क्या है, विशेषाधिकार शक्ति। चौथा क्या है, चौथा है विशेषाधिकार शक्ति। क्या है, विशेषाधिकार शक्ति। विशेषाधिकार शक्ति। इस विशेषाधिकार को इंग्लिश में कहते हैं स्पेशल पावर। क्या कहते हैं, राष्ट्रपति का स्पेशल पावर। इसमें 3-4 चीज़ों की चर्चा है। कितनी है, 3-4 चीज़ों की चर्चा है। पहली जो चर्चा है विशेषाधिकार में, स्पेशल पावर में, कि राष्ट्रपति को आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपति को आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो राष्ट्रपति का पद है बहुत ही बड़ा पद है। क्या है, बहुत बड़ा पद है। ये क्यों गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, अभी आपको बताएंगे। जो दूसरी चीज़ है, इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति अगर फौजदारी मुकदमा, राष्ट्रपति पर आप फौजदारी मुकदमा नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं, फौजदारी मुकदमा नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं राष्ट्रपति पे फौजदारी मुकदमा। फौजदारी मुकदमे का मतलब क्या होता है, फौजदारी का मतलब क्या होता है, जैसे राष्ट्रपति को किसी को किडनैप कर लिया हो, राष्ट्रपति किसी का मर्डर कर दिया हो, राष्ट्रपति किसी का सर फोड़ दिया हो, तो इसी को कहते हैं क्या, फौजदारी मुकदमा। तो इस स्थिति में आप फौजदारी मुकदमा राष्ट्रपति पर नहीं कर सकते। राष्ट्रपति को ना ही आप सजा दिला सकते हैं और ना ही उसे गिरफ्तार करा सकते हैं। जब तक राष्ट्रपति अपने पद पर है, कब तक आप उसको सजा नहीं दिला सकते हैं और गिरफ्तार नहीं करा सकते हैं, जब तक राष्ट्रपति अपने पद पे हैं। जब तक राष्ट्रपति अपने पद पर रहेंगे तब तक उनको आप ना ही सजा दिला सकते हैं और ना ही गिरफ्तार करा सकते हैं। इतना आप समझ गए। एक चीज़ है, तीसरी जो कहा गया है, सिविल मुकदमा, मतलब होता है दीवानी
दीवानी जैसे जो मुकदमे होते हैं पैसे से रिलेटेड, वो चीज़ राष्ट्रपति पे करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का राष्ट्रपति ज़मीन हड़प लिया हो, किसी का राष्ट्रपति प्रॉपर्टी लिखवा लिया हो धोखे से, तो ऐसे स्थिति में राष्ट्रपति पर सिविल मुकदमा हो सकती है, लेकिन राष्ट्रपति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, राष्ट्रपति को सज़ा नहीं दिलाया जा सकता, राष्ट्रपति पर फाइन लगाया जा सकता है। तब लगाया जाता है जब सिविल मुकदमा हो तब, अन्यथा फौजदारी मुकदमा हो तो उस पर भी फाइन नहीं लगाया जा सकता है। फाइन तभी लगाया जाएगा जब सिविल राष्ट्रपति किसी का ज़मीन हड़प लिए हो। सिविल मुकदमा जितने भी रहेंगे तो राष्ट्रपति पर क्या लगाया जा सकता है, फाइन लगाया जा सकता है, लेकिन उन पर राष्ट्रपति पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता या राष्ट्रपति को, इतना समझ गए। आगे आगे समझते हैं। देखिए जो सिविल मुकदमा है, अब आप सोचते होंगे कि सर जो सिविल मुकदमा फौजदारी मुकदमा है वो राष्ट्रपति पर क्यों नहीं किया जा सकता है, वो अपने मन में कुछ भी करेंगे, तो ऐसी बात नहीं है। जो देखिए अनुच्छेद 72 आगे इसको हम पढ़ेंगे। अनुच्छेद 72 में कहा गया है कि जो फौजदारी मुकदमा सिविल मुकदमा, फौजदारी में किसी को धमकी दे दिए या कोई भी चीज़ कर दिए और कोर्ट में गए, कोर्ट राष्ट्रपति को कुछ सज़ा सुना दे कि आप 5 साल आपको जेल हो जाएगी, 2 साल आपको जेल हो जाएगी, राष्ट्रपति जी को सज़ा सुना दे, तो राष्ट्रपति के पास एक शक्ति है अनुच्छेद 72 में, क्षमादान की शक्ति। किसकी है? क्षमादान की शक्ति। वो सिविल मुकदमा हो या फौजदारी मुकदमा हो, कैसी भी स्थिति में कैसा भी केस हो, राष्ट्रपति उसको क्षमादान कर सकते हैं अनुच्छेद 72 के तहत। अगर मान लीजिए आप फौजदारी मुकदमा करा रहे हैं या कोर्ट से आप उसको सज़ा सुना रहे हैं किसी भी राष्ट्रपति को, तो अनुच्छेद 72 तो अपनी सज़ा को माफ़ नहीं कर देगा, आसानी से कर लेगा। इतना समझ सकते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि जब तक राष्ट्रपति अपने पद पे हैं तब तक उनके ऊपर ना ही फौजदारी मुकदमा होगी, ना ही उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, ना ही उनको सज़ा दिया जा सकता है। लेकिन बस मुकदमा चलता रहेगा। जब वो अपने कार्यकाल से हट जाएंगे, अपने पद से हट जाएंगे, तब उनको सज़ा सुनाया जा सकता है, उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। इतना आप समझ गए। सिविल मुकदमा में कहा गया है कि राष्ट्रपति को फाइन लगाया जा सकता है, सिर्फ फाइन लगाया जा सकता है, लेकिन गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इतना आप समझ गए। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल की क्लास में आएंगे तो हम लोग राष्ट्रपति का 2-3 और शक्ति हैं उसको समझ लेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।